हे एवरीवन, वेलकम टू साइको क्वेस्ट। और आज का हमारा क्वेश्चन है फॉलोइंग इमेज। जो नीचे वाली इमेज है वो पर्सोनिफाई कर रही है, मतलब कि एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जब हम उसको एक पर्सनालिटी का नाम दे दें। जैसे हम चीज़ क्या है, मून, और हम उसको क्या बोलते हैं, मामा, मामू या मैटरनल अंकल। जब हम एक चीज़ को पर्सोनिफाई करें किसी इंसान के साथ, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इंग्लिश के कुछ पर्टिकुलर्स हैं जिसके अंदर अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। जर्मनी, ये किसकी इमेज है, जर्मनी की। एसोसिएट किसको करते हैं, इसको रोमांटिक एरा के साथ। बेसिकली जब उनके ऊपर किसी और फॉरेन इन्वेजन्स हो रही थी तब उन्हें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखना था। जो कल्चरल आइडेंटिटी उन्होंने मेंटेन की अपनी पुरानी कथाओं के साथ, फोकलोर्स के साथ, म्यूज़िक के साथ, अपनी लैंग्वेज के साथ, उस मेंटेनेंस को हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म। और रेवोल्यूशन 1848 का जो जर्मनी के अंदर था। अब उन्होंने कहा है इसमें से ये वाली इमेज किसको डिनोट कर रही है, तो आंसर इज जर्मेनिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वैसे तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, लेकिन ऑब्वियसली इजी है तो हम सारा कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रूशियन किंग हु प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सल्स। भाई एक प्रूशियन किंग जिसने जर्मन एम्परर का किताब लिया था वो इनमें से कौन है? ही इज विलियम वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्कन नेशनलिज्म। बाल्कन रीजन बिकेम द पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ ओटोमन एम्पायर। क्या ऐसा था? जी हाँ, ऐसा था। बाल्कन रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई होनी शुरू हो गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। रीजन कंप्राइज ऑफ एथनिक ग्रुप्स। कौन से एथनिक ग्रुप्स थे? ग्रीक, सर्ब्स, मॉन्टेनिग्रो, अल्बेनिक वगैरह वगैरह। तो सेकंड वाला भी करेक्ट है। ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिटी स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी। थर्ड वाला रॉन्ग है, तो इसका आंसर आएगा 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड वीवर्स इन सिलेसिया का रिवोल्ट हुआ था 1845 के अंदर। वीवर्स का मतलब है जो कपड़े बुनते हैं। और वो वीवर्स ने ये लड़ाई कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट 1845 में क्यों लड़ी थी? अब इसका आंसर है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने इनको पूरे पैसे नहीं दिए थे। कॉन्ट्रैक्टर्स डिड नॉट पे देयर ड्यूज। आंसर ए। आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन की नेशन स्टेट बनने के पीछे क्या कारण था? इसका कारण था ब्लडलेस रेवोल्यूशन हुई थी ब्रिटेन के अंदर, जिसने मोनार्की का मतलब होता है किंग और क्वीन, उनसे हक छीन लिया था और पीएम की पोजीशन स्टार्ट हो गई थी। पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर। तो आंसर आया इसका बी, ब्लडलेस रेवोल्यूशन वाला। ठीक है, इसको ब्रिटेन, इस रीज़न की वजह से ब्रिटेन बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, जो एक डेमोक्रेटिक बेसिक्स पे आजकल चल रहा है। भाई सॉइल को आइडेंटिफाई करना है, इजी है, एग्रीकल्चर चैप्टर से है। एरियाज कौन से हैं? हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, ह्यूमस कंटेंट लो है। कर्नाटका में मिलती है, केरला में मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है। हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कर्नाटका में मिलती है कॉफ़ी, और कॉफ़ी उगती है लेटराइट सॉइल में। तो कर्नाटका का नाम आते ही लेटराइट सॉइल दिमाग में आता है। सो आंसर इज लेटराइट सॉइल। टाइडल एनर्जी को कौन सी वाली एनर्जी में आप इंक्लूड करेंगे? टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है। इसके अंदर क्या होता है, टाइड्स आती हैं, यहाँ पे एक रोटेटर को रखा जाता है, वो टाइड्स उसके अंदर से जाती हैं, ये रोटेटर रोटेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एंड फिर उसको एक जगह एक तार के साथ कनेक्ट करके अब उसको घरों में भेजा जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पावर शेयरिंग के बारे में और कोड बताओ जिससे सही आंसर पता लग रहा है। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है? गुड है, येस ऑफ कोर्स। हार्मनी क्रिएट करती है, मतलब कोऑर्डिनेशन क्रिएट करती है अलग अलग ग्रुप्स में। हाँ जी। ट्रांसपेरेंसी लाती है, ट्रांसपेरेंसी का श्योरिटी तो नहीं होती, बट
कुछ हद तक लाती है। सोशो इकोनॉमिक कंपटीशन अमंग पार्टीज, अब ऑब्वियसली वो गुड रीज़न तो है नहीं पावर शेयरिंग का, तो 4 तो आएगा नहीं, तो इसका आंसर 1, 2 एंड 3 होगा। हाउ डज जुडिशरी, जुडिशरी एम्पायर की तरह एक्ट कैसे करती है, क्योंकि जुडिशरी देखती है कि लेजिस्लेचर्स जो है, लेजिस्लेचर्स में कौन आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, वो कोई गलत लॉ ना बना दे। अब जुडिशरी वाले का आंसर होगा कोर्ट्स यूज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही सारे लॉज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, असर्शन और रीजनिंग, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो आज हम इसको इजी करने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका ने सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिनोट किया था। जी हाँ, अभी हम मेजॉरिटेरियनिज्म वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसको, उनके कल्चर को, लैंग्वेज को और रिलीजन को। श्रीलंकन लैंग्वेज कौन सी है, सिन्हाला, तो ऑब्वियसली वो अपनी लैंग्वेज कल्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और इसकी फर्स्ट वाले की एक्सप्लेनेशन आर होती है और वो भी ट्रू है, तो इसका आंसर आएगा ए। भाई अब लिस्ट निकालनी है और बहुत इजी है लिस्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत लास्ट में आई थी, तो रेजिडुअरी होगी, और रेजिडुअरी के ऊपर लॉज कौन बनाता है, सेंटर बनाती है। डिफेंस यूनियन का काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, पुलिस, आपको क्या लगता है पुलिस किस में आएगी, पुलिस स्टेट में आती है, और एजुकेशन कॉन्करेंट में आती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बनाती है। सेंट्रल लेवल पे हमारा सीबीएसई होता है, स्टेट लेवल पे हमारा पीएससी भी होता है, तो इसका आंसर आएगा ए। अनीता इज अपीयरिंग इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में है। इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस एज मैंशनड इन द 8th शेड्यूल, मतलब इन्होंने ना एक केस स्टडी दे रही है बेसिकली। अनीता है एक लड़की, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए जा रही है, कितने लैंग्वेजेस में वो आंसर दे सकती है, सीधे सीधे वो पूछ रहे हैं कि 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस हैं, तो आंसर इज 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट का, और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पावर शेयर होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, तो डिसेंट्रलाइजेशन। थर्ड लेवल टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज विच इज नोन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स विद देम। चलो सॉल्यूशंस देखते हैं। तो ये सिस्टम हुआ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। डिसेंट्रलाइज और फेडरल सिस्टम में हम डिफरेंस फिर से देखते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को डिवाइड करती है उसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। जब सेंटर और स्टेट दोनों अपनी पावर्स को डिवाइड करती हैं थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, जिसके अंदर या तो पंचायत आती हैं या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ आती हैं या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आती हैं, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रूव दैट इंडिया इज क्वासी फेडरल। क्वासी का मतलब होता है आधा आधा ही फेडरल है, प्रॉपरली फेडरल नहीं है, मतलब कंप्लीट फेडरल नहीं है। क्वासी का मतलब होता है इनकम्प्लीट या पार्शियल। मोर पावर्स विद सेंटर, हाँ जी, फिर तो क्वासी फेडरल ही होएगा ना। अगर नॉर्मली फेडरल सिस्टम होता तो पावर्स इक्वली डिवाइडेड होती, लेकिन हम देखते हैं सेंट्रल लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं। रेजिडरी पावर सेंटर के पास है, ये भी सही है। इक्वल सब्जेक्ट्स, ये तो रॉन्ग है भाई, थर्ड वाला तो रॉन्ग है। करेंसी एंड रेलवेज विद सेंटर, ये तो सही है। तो आंसर आएगा 1, 2 एंड 4। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म के रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दर्ज है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इन इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, हाँ जी ऐसा तो बोला गया है। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी पावर तो डिवाइड की गई है। इट इज़ ईजी टू मेक चेंजेस, नहीं भाई इतना ईजी नहीं है चेंजेस करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्लियामेंट कैन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, ये भी गलत है, तो आंसर आता है 1 एंड 2।
असर्शन एंड रीजनिंग फिर से डिफ़िकल्टी होएगी, लेकिन अब इजी हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशंस हाउ मच सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ हैपेंड इन अ कंट्री। हाँ जी भाई, सोशो इकोनॉमिक ऐसे वो हेल्थ भी देख रहे थे हम, एजुकेशन भी देख रहे थे हम, और पर कैपिटा इनकम भी देख रहे थे हम, एक बंदे के हाथ में कितनी पैसे आ रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ 2 कंट्रीज एक्सप्लेन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये तो गलत है, तो इसका आंसर आएगा assertion is true, reason is false। चलो भाई, अब लिस्ट मैच करनी है और इसमें से करेक्ट कौन सा है ये पूछना है। कुरियर टर्शरी सेक्टर में आता है, हाँ जी आता है, बट नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। फिशरमैन सेकेंडरी में नहीं, प्राइमरी में आता है। कारपेंटर टर्शरी में आता है। अगर उसने ऑलरेडी कुछ बनाया हो और मेंटेन करने जा रहा हो, और अगर ऑलरेडी जस्ट बना रहा हो वो चीज़, तो फिर सेकेंडरी में आता है। ट्रांसपोर्टर टर्शरी में आता है, तो सिर्फ फर्स्ट वाला आंसर सही हुआ। अब भाई एक डाटा दिया गया है तुम्हें, और उसके अंदर तुमने एक्सप्लेनेशन चेक करनी है, मतलब इस बेसिस पे इसको केस स्टडी बोलते हैं। क्या दिया हुआ है? मंथली इनकम दी हुई है कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी की। रीटा एम्प्लॉय है मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है? एक कंट्री में उसका हेड होता है और बहुत सारी कंट्री में उसके यूनिट्स होते हैं। जैसे कि हमारी रिलायंस, इट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी। इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं एंड बहुत जगह पे इसके इंडस्ट्रीज़ हैं। गेट्स ट्रांसफर टू डिफरेंट कंट्रीज एवरी 3 years ऑफ सर्विस। हर 3 साल के बाद बेचारी को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। शी इज़ बिन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चूज़ एनी वन ऑफ द 3 कंट्रीज। अब इन तीनों में से वो कौन सी कंट्री को चूज़ करेगी? शी कैलकुलेट्स एवरेज इनकम, इन सब की एवरेज इनकम देखती है और ए में जाने का सोचती है। अब भाई ए में क्या है? साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 95,000, यहाँ पे 10,500, 98,100, 10,000, 10,200, सारी 10,000 के आसपास ही घूम रही है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, कंट्री बी में जाएगी नहीं। यहाँ तो 500 मिलेगा, यहाँ तो 48,000 मिलेगा, तो भाई अच्छा नहीं है। पर कैपिटा इनकम वाला कॉन्सेप्ट है ये। 5,000, 1,000, 15,000। अब एक जाने के पास 15,000 आ गए एंड एक जाने के पास सिर्फ 5,000 आ गए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और हमें क्या चाहिए होती है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि उस सोसाइटी में इक्वली पैसे डिवाइडेड हो, जिसको पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। पर कैपिटा इनकम मतलब इन सब का एवरेज निकालो। एवरेज का मतलब इन सबको ऐड करो और डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो 5 है, उससे डिवाइड करो। तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास इनकम जो आ रही है इक्विटेबल, वो ए के अंदर आ रही है। तो इसका आंसर होएगा, उसने ए इसलिए चूज़ किया क्योंकि वहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थी। विजय अंडर नरिश्ड है बेचारा। वेट उसका 45 किलोग्राम्स है, हाइट उसकी 1.78 मीटर्स है। तो बॉडी मास इंडेक्स निकालना है भाई साहब का। बॉडी मास इंडेक्स का तो तुम्हें पता ही है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 12.6। अ वुमन वर्क्स एट अ स्वीट शॉप इन हर विलेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे स्वीट शॉप में काम करती है। मीगर सैलरी, मतलब बेचारी के पास बहुत कम सैलरी। एंड आफ्टर वर्किंग द इंटायर डे, पूरा दिन काम करती है, सैलरी कम है, कोई हॉलीडे भी नहीं मिलती और पैसे कट भी जाते हैं जब वो एब्सेंट होती है। तो वो कौन से सेक्टर में वर्क कर रही है? इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर आएगा, क्योंकि उसकी इनकम कंडीशन